हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे थे? क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स देख रहे थे। तो हमने एक पार्ट खत्म कर लिया लाइंस एंड एंगल्स का, जहां पे हमने बेसिक एंगल्स के बारे में समझा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि एंगल रिलेशंस क्या होती है, और एंगल रिलेशंस की मदद से जो हमें डाटा मिलेगा उसका यूज करके अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जहां पे हम अलग अलग एंगल्स फाइंड करेंगे, अलग अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहला टॉपिक आप क्या देख रहे हो? एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा टॉपिक आप क्या देख रहे हो? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब यहां हम सीखते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या। सबसे पहला एडजेसेंट एंगल्स। तो देखो नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब तुरंत बगल में। याद रखना, जैसे राम इज सिटिंग एडजेसेंट टू श्याम, इसका क्या मतलब है? राम जो है श्याम के तुरंत बगल में बैठा है। राम श्याम के तुरंत बगल में बैठा है। तो ऐसी चीज जो तुरंत बगल में हो उसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होगी? तुरंत बगल वाला एंगल। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि ठीक है तुरंत बगल वाला एंगल है तो ठीक है? तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से समझा हुआ डेफिनेशन काफी टाइम तक याद रहता है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपके सामने मैं एक एंगल बना रहा हूं। देखो एंगल क्या है। मान लो ऐसा कोई मैं एंगल बनाऊं, देखना सभी। एक एंगल यहां ये ऐसे बनाया मैंने, और ऐसे बनाया मैंने। और ऐसे बनाया मैंने। क्लियर? अब इस डायग्राम से देखो हम क्या क्या देख पा रहे हैं। मान लो इसको मैं नाम देता हूं O, इसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, और इसको क्या नाम देता हूं C। अब देखो एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? तुरंत बगल वाला। तो ऐसे एंगल्स जो एकदम तुरंत बगल में, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट कहेंगे। जैसे मान लो ये एक एंगल बोल देता हूं मैं θ1, ये एक एंगल बोल देता हूं मैं θ2। ठीक है, दो एंगल मैंने बोल दिए। अब क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? तो मेरे को नॉर्मली देखने पे भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों एंगल एकदम अगल बगल है। देख रहे हो कोई गैप है बीच में? नहीं कोई गैप है, एकदम अगल बगल है। तो क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स है। अब ये तो समझने के लिए था। अब सवाल है इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि ऐसे एंगल्स जो उन रेज से फॉर्म्ड हो। एंगल बनते किससे हैं? रेज की मदद से ही तो बनते हैं। तो ऐसे एंगल्स जो उन रेज की मदद से फॉर्म्ड हो। कैसे रेज? जो हमेशा एक पॉइंट पे आके मिले, जो हमेशा एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो। तो ऐसे एंगल्स जो ऐसे रेज से फॉर्म हो, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। क्या हो? पहली कंडीशन क्या हो? कॉमन वर्टेक्स हो। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है एडजेसेंट एंगल होने के लिए? कॉमन वर्टेक्स हो। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कि एक आर्म कॉमन हो। क्या हो? एक कॉमन आर्म हो। क्या हो? एक कॉमन आर्म हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? जब उनकी कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। तो यहां पे देखो कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या है वो? ओ। इस केस में क्या है वो? ओ है। और एक कॉमन आर्म हो। कौन सा कॉमन आर्म है? यहां पे देखो इस एंगल के लिए ये आर्म भी कॉमन है, इस एंगल के लिए भी ये आर्म कॉमन है। कौन सा वो आर्म है? ओ भी। एक कॉमन आर्म हो। देखो ऊपर मैंने साइन क्या लगाया है? रे का साइन लगाया, क्योंकि वो भी क्या है? एक रे है। आगे देखो, तो कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। और जो थर्ड और आखिरी चीज कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन either sides of the common arm। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो मेरा नॉन कॉमन आर्म हो, दोनों एंगल का, देखो एंगल बनने के लिए दो आर्म चाहिए एटलीस्ट। तो दो आर्म एटलीस्ट, क्या दो आर्म ही चाहिए एक एंगल बनाने के लिए। तो दो आर्म हो तो उसमें से एक आर्म कॉमन होगा, एक नॉन कॉमन होगा। कब? जब हम एडजेसेंट की बात करेंगे। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए भाई। कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म ही हो गया। अब बात ये आती है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म क्या क्या है? एक है तुम्हारा नॉन कॉमन आर्म ओ ए, दूसरा है नॉन कॉमन आर्म ओ सी। तो दो क्या है? नॉन कॉमन आर्म है। अब ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म हो, ये क्या हो? आइदर साइड्स ऑफ ओबी हो।
यानी कि आइदर साइड्स ऑफ ओ भी क्या है मेरा कॉमन आर्म है, यानी मेरे जो नॉन कॉमन आर्म हो, याद रखना जो मेरे नॉन कॉमन आर्म हो वो मेरे कॉमन आर्म के दोनों साइड हो, कॉमन आर्म के दोनों साइड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम क्या कहेंगे वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है, तभी हम क्या कहेंगे वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी क्या क्या कंडीशन निकली, पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स हो, दूसरी कंडीशन एक कॉमन आर्म हो, और तीसरी कंडीशन क्या है कि नॉन कॉमन आर्म क्या हो, कॉमन आर्म पे दोनों साइड हो, एक इस साइड हो एक इस साइड हो, ऐसा ना हो कि दोनों एक ही तरफ हो जाए। आइदर साइड्स में बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, आइदर साइड्स बोल रहा हूं, तो आइदर साइड्स का पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी एक उस साइड हो और एक दूसरे साइड हो, ठीक है। या इसको ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना, आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, क्लियर। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल था। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है या पूछता है कि किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, तो ये आपके क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे। अब ये तो बोलने के लिए था, समझने के लिए हमने क्या देखा कि एकदम अगल बगल कोई एंगल दिख जाए, एकदम अगल बगल सटा हुआ कोई एंगल दिख जाए तो हम क्या बोल देंगे, वो एडजेसेंट एंगल बोल देंगे। चलो एडजेसेंट एंगल तो हो गया भाई, क्या एडजेसेंट एंगल है, तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछे एडजेसेंट एंगल कौन कौन है तो क्या बताओगे, θ1 एंड θ2। θ1 और θ2 क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल है। θ1 देखो क्या है, एंगल AOB, या एंगल में क्या बोलूं BOA, क्या बोलूं एंगल में BOA, ये क्या है मेरा θ1 है। θ2 क्या है मेरा एंगल, देखो θ2 है मेरा BOC, क्या है BOC। तो दो एंगल मेरे क्या क्या मिल गया, B और A, B और C, BOC। अब देखो यहां पे ध्यान देना, कभी भी एडजेसेंट एंगल को लिखना तो अपने हिसाब से मत लिखना। कैसे लिखना, अपने हिसाब से नहीं लिखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूं θ1 की, तो तुम इसको एंगल AOB भी बोल सकते हो, सही बात है, BOA भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल तुम सही हो। अब देखो इस एंगल को तुम BOC भी लिख सकते हो, COB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एडजेसेंट की बात आएगी ना तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है कि हमेशा जो कॉमन आर्म है वो पहले आए। ऐसा एंगल लिखना कि कॉमन आर्म दोनों में क्या हो, हमेशा पहले आए, यही क्या है करेक्ट नोटेशन है किसको लिखने का, एडजेसेंट एंगल को लिखने का। तो हम जान रहे हैं जब θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल है तो एंगल BOA और एंगल BOC ही क्या बना रहे हैं, मेरे एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। और तुमको अगर कहीं पे ये बोल दे कि एक एंगल ऐसा लिख दे, अब देखो इस ये लिखने का तरीका क्यों है और ये ऐसे लिखते क्यों है, कि क्वेश्चन आपको बस इतना बोल दे कि BOA और BOC क्या है, मेरे BOA और BOC मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो मेरे को डायग्रामेटिकली शो करके दिखाओ कि कहां पे कौन सा पॉइंट है, तो तुम तुरंत कैसे समझोगे। मैंने क्या बोला था, पहला वाला जो दोनों में कॉमन होता है, नाम ही है कॉमन आर्म, तो वो कॉमन आर्म तुमको शुरुआत में ही दिख जाएगा, क्या है वो BO, कॉमन आर्म क्या दिख गया BO, ठीक है, कॉमन आर्म BO है। और जो लास्ट में होता है, क्या होता है, जो लास्ट में होता है वो मेरा क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म, वो क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म। तो θ1 के लिए नॉन कॉमन आर्म क्या है, OA है, θ2 के लिए नॉन कॉमन आर्म क्या है, OC है। तो पता लग गया कौन सा कॉमन आर्म है कौन सा नॉन कॉमन आर्म। तो अगर बस मेरे को क्या पता हो, नोटेशन पता हो, तो हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा कॉमन आर्म है मेरा और कौन सा नॉन कॉमन आर्म है, क्लियर। तो नोटेशन पे ध्यान रखना है, समझने के लिए हम समझ गए, और बेसिक चीजें क्या है जो हमें ध्यान रखने वाली, ये आपके सामने ये रही, क्लियर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आगे, ये आपका यहां पे क्या खत्म हो गया, एडजेसेंट एंगल्स, बस इतना ही सा था एडजेसेंट एंगल्स, इसमें कुछ और अलग नहीं है। अब ध्यान दो, अगला टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझो एक स्पेशल तरह का एडजेसेंट एंगल है। क्या है, वर्ड क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी एक से ज्यादा है। वर्ड क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, अकेला तो एडजेसेंट होगा नहीं, किसी का साथ चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स भी क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर भी क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की क्या खासियत है भाई, तो लीनियर पेयर एक ऐसे स्पेशल एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे स्पेशल एडजेसेंट एंगल है, तो हम देखते हैं अब कैसे स्पेशल एडजेसेंट एंगल है। अब मैं आपके सामने एक और डायग्राम बना रहा हूं, देखो कौन सा डायग्राम है। ठीक है,
अब आपके सामने देखो ये मैंने बनाया। अब मैं अगर आपसे पूछता, क्या पूछता कि ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है, तो क्या θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल्स है? तो तुम क्या बोलते हैं? यस सर है। क्यों है? कॉमन आर्म है दोनों के बीच में, बिल्कुल है। नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के उल्टी दिशा में है, बिल्कुल है। और एक कॉमन वर्टेक्स है, क्या है वो? ओ। तो इतना तो पक्का है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अभी ये मैंने नहीं बताया कि क्यों है, अभी बस इतना जानो क्या है, ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है एंगल्स के। अब बात आती है कि लीनियर पेयर एडजेसेंट होगा। इतना मेरे को क्लियर हो गया कि लीनियर पेयर क्या होगा? एडजेसेंट होगा। लेकिन स्पेशली हम किसी एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे कब? कब हम कहेंगे कि वो लीनियर पेयर बन गया? तो वो लीनियर पेयर तब बनेगा जब एक चौथी कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी? कंडीशन ये आएगी कि नॉन कॉमन आर्म्स, क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्या मैं कह रहा हूं, समझ पा रहे हो आप? कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दे। क्या बना दे? स्ट्रेट लाइन बना दे। तब हम क्या बोलेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल अब किस में बदल गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल में बदल गया। किस में बदल गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में बदल गया। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका? कि नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। इसी को मैं और कैसे बोल सकता हूं कि द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज। क्या मैं बोल सकता हूं कि द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज। क्या लिखोगे? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज। क्या होंगे वो? ऑपोजिट रेज होंगे। क्लियर? इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप चाहो तो दोनों तरीके से बोल सकते हो। यानी कि देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट एंगल तो होंगे, जरूर होंगे। तो अगर एडजेसेंट एंगल होना है तो ये तीनों को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। और अगर इन तीनों के अलावा एक चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जिसमें यह कहा जाए कि दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दे। या फिर ये मैं कहूं कि दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रेज हो जाए, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या बना रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। तो क्या बना रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। अब सवाल है कि अब यहां से कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। पहला स्टेटमेंट मैं ये दे रहा हूं कि एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। पहला स्टेटमेंट मैंने क्या दिया? एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया कि एवरी एडजेसेंट एंगल इज अ लीनियर पेयर। देखो, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या दिया? एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको दिया एवरी एडजेसेंट एंगल इज अ लीनियर पेयर। अब बताओ मेरे को कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा, या दोनों गलत होंगे या दोनों सही होगा? सोचो थोड़ी देर। क्या बोला मैंने? जब मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोला, क्या मैंने बोला कि एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज एडजेसेंट एंगल, तो क्या सारे लीनियर पेयर एडजेसेंट नहीं होंगे? हाँ भाई होंगे, तो जरूर होंगे। कोई भी लीनियर पेयर लोगे तो एडजेसेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो एडजेसेंट की तीन प्रॉपर्टी पहले सेटिस्फाई करेगा, तब तो चौथा सेटिस्फाई करने पे क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। तो वो तीन प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई हो ही रहा है। यानी दुनिया के जितने भी लीनियर पेयर होंगे, दुनिया के जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, वो हमेशा एडजेसेंट एंगल तो होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं कि एवरी एडजेसेंट एंगल इज अ लीनियर पेयर, एवरी एडजेसेंट एंगल इज अ लीनियर पेयर, तो क्या कोई जरूरी है कि हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर हो? वो भी देख लो, तुम्हारे सामने एग्जांपल है। ये क्या है? एक एडजेसेंट एंगल है। क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन कॉमन रेज है वो क्या मिलके स्ट्रेट लाइन बना रही है? नहीं बना रही है। या ये दोनों ऑपोजिट है? एग्जैक्टली नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर हो, लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी लीनियर पेयर होंगे वो सारे एडजेसेंट होंगे। तो याद रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चन कई बार आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो, लीनियर पेयर एडजेसेंट तुम समझ तो गए, कोई डाउट नहीं है। यहां मैं आपसे पूछूं ये लीनियर पेयर है कि नहीं, तो सबसे पहले तो यहाँ एडजेसेंट की बात हो रही है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन है? तो देखो एडजेसेंट एंगल कौन कौन हो रहे हैं, यहां ध्यान दो सभी। अगर मैं आपसे एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो एडजेसेंट एंगल क्या है? एंगल AOB। क्या है? एंगल AOB। और दूसरा एंगल क्या है? COB। अब देखो,
ये नॉमेनक्लेचर जो मैंने लिखा क्या है, गलत है। ये मैंने बोला गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको समझाया था कि हमेशा कोशिश करना कॉमन आर्म को मैं पहले लिखूं। तो कॉमन आर्म को पहले लिखोगे तो कैसे लिखोगे, BOA। क्या लिखोगे, एंगल BOA। और दूसरा एंगल क्या लिखोगे, एंगल BOC। क्या लिखोगे, BOC। तो ये दोनों एडजेसेंट है, जरूर है। तो अब एक एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बनता है? स्टेटमेंट में तो तुम बता दोगे, मैथमेटिकली कैसे बताओगे? तो यहीं पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों एंगल अगर मिलके सप्लीमेंट्री बन जाए, क्या बन जाए, दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए, तब ये क्या कहला जाएंगे, तब ये कहला जाएंगे लीनियर पेयर। यानी अगर दोनों मिलके क्या बन जाए, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाए, यानी दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तब हम क्या कहेंगे, वो लीनियर पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, वो लीनियर पेयर बनेंगे। क्या तो स्पेशल कंडीशन है भाई कि दो एडजेसेंट एंगल आपको मिल रहे हैं, उनका सम, उनका जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर हो, वही तो भाई 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनका जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएंगे मेरे, लीनियर पेयर। यानी इसी चीज को मैं लिखना चाहूं तो और कैसे लिख सकता हूं, θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से बहुत वैरायटी बन सकती है क्वेश्चन की, बहुत सिंपल लेकिन बहुत वैरायटी। तो यहां से क्या कह सकते हो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब होंगे जब एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। आपको एक ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट दे दिया कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ट्रू और फॉल्स, तो क्या बोलोगे, ट्रू। अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो तुम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर नोन एज, क्या नोन एज, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसका क्या मतलब होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? तो लीनियर पेयर की खासियत क्या है कि सप्लीमेंट्री है और साथ में एडजेसेंट भी है, सप्लीमेंट्री है और साथ में एडजेसेंट भी है। क्लियर? तो कोई तुमसे पूछे क्या सारे एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सारे एडजेसेंट एंगल आपके क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है, देख लो। क्या सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या हो जाएं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएं? ये जरूरी है क्या? देखो ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? मान लो तुम्हारे सामने मैं एक एंगल ऐसा बना रहा हूं, इसको मैं बोल दूं 30 डिग्री, एक एंगल मैं ऐसा बना रहा हूं अलग से, इसको अब मैं क्या बोल दूं 150 डिग्री। अब देखो मैंने एक साथ नहीं बनाया, अलग अलग बनाया है तो वो सप्लीमेंट्री क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। लेकिन क्या ये एडजेसेंट एंगल है? बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग बने हैं, ना कोई कॉमन वर्टेक्स है। देखो मैं इसको नाम भी दे दे रहा हूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं AOB, इसको मैं बोल दे रहा हूं COD। दोनों क्या है, दोनों में वर्टेक्स, इसको मान लो मैं COD नहीं CPD बोल दे रहा हूं। दोनों का वर्टेक्स क्या अलग अलग है, कोई कॉमन आर्म है नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि एडजेसेंट है। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी क्या हो, लीनियर पेयर हो, लेकिन सारा लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री जरूर होगा। तो ये जितने भी ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट मैंने बोले हैं उसको ध्यान में रखना। तो यहां पे कंप्लीटली आप एडजेसेंट समझ गए, लीनियर पेयर समझ गए। अब देखो यहां पे एक थ्योरम जनरली आता है एग्जाम में, ये थ्योरम के रिजल्ट से मुझे मतलब होता है, रिजल्ट यही है जो आपके सामने लिखा है 180 डिग्री। सवाल सारे इससे बन जाएंगे, लेकिन कई बार आपके 9th क्लास के एग्जाम में आपको थ्योरम प्रूफ करने दे सकता है, तो उसका प्रूफ थोड़ा देखते हैं और थ्योरम क्या है वो देखते हैं। थ्योरम यही है, इसी को 4 तरीके से वो पूछेगा, आपको आंसर करना है अलग अलग तरीके से। अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है थ्योरम 1, सभी ध्यान देना यहां पे। अगर मैं आपके सामने लिखूं पहला थ्योरम आपको यह कहता है, देखो थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या होगा, थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखो थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 1 आपको यह कह रहा है कि प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ डैट, देखो कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ डैट सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्टेटमेंट आपको यह दे सकता है कि प्रूफ करो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दूसरा प्रूफ आपको यह कह सकता है कि प्रूफ दैट व्हेन अ रे passes through a straight line the angles formed between them is always supplementary या 180 डिग्री। क्या कह रहा है वो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, when a ray passes through a straight line then the sum of the angles formed इसको मान लो 1 बोल रहा है, इसको 2 बोल रहा हूं, तो 1 + 2 यानी एंगल 1 + एंगल 2, तो सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही थ्योरम है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे, बहुत सिंपल प्रूफ है, देख लो डायग्राम क्या कह रहा है। क्या बनाना, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाना। स्ट्रेट लाइन बना दिया आपने, अब स्ट्रेट लाइन पे एक रे बना देना किसी भी पॉइंट से, किसी भी एंगल पे। कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक एंगल पे बनाओ, तुम्हारी मर्जी। मैंने इसको इधर लिया है, तुम इस रे को इधर ले सकते थे, थोड़ा इधर ले सकते थे, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी पे है ये कैसे लेना है। मैथमेटिक्स में तुम्हारी मर्जी चलनी चाहिए, हमें बस कंसेप्ट आना चाहिए। चीजें कैसे भी करोगे, अगर कंसेप्ट सही है तो सही आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ करो सम ऑफ लीनियर पेयर क्या है, वो 180 डिग्री है। ये एक लीनियर पेयर है क्या, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसका नाम A, इसका नाम O, इसका नाम B, इसका नाम C। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, देखो अगर इसी को मैं ब्रैकेट में लिखूं तो मेरे को ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एंगल BOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो घुमा फिरा के कोई भी स्टेटमेंट हो, प्रूफ मेरे को यही करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करो कि O पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो, O पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखते हैं O पॉइंट पे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। O पॉइंट पे क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ किया। इसका नाम मान लो मैंने दे दिया D। क्या नाम दे दिया इसका, D। क्लियर। तो क्या लिखोगे, प्रूफ कैसा जाएगा, तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। क्या लिखोगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे। आप ऐसे परपेंडिकुलर मत लिखना, आप स्पेलिंग लिखना। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे OD टू लाइन, कौन सा लाइन, AC। लाइन AC के लिए आप क्या बनाओ, OD एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो क्या इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब है, एंगल। देयरफॉर क्या लिखोगे, इसका मतलब है एंगल, तुम DOC बोलो या फिर एंगल DOA बोलो, किसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री की इक्वल होगा। ऑब्वियसली भाई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो वो 90 डिग्री ही तो बनाएगा। तो तुम इस एंगल की बात करो या फिर इधर वाले एंगल की बात करो, दोनों क्या है, 90 डिग्री ही होंगे, और कुछ तो होगा नहीं। चलो ठीक है, हो गया भाई। अब देखो एंगल, देखो क्या निकाल रहा हूं मैं, अब ध्यान देना। एंगल में निकाल रहा हूं एंगल BOC। क्या लिखोगे, देखो यहां पे, देयरफॉर नाउ क्या लिखोगे, एंगल BOC। क्या हो रहा है एंगल BOC, तो एंगल BOC को कैसे लिख सकते हो, देखो एंगल BOC, एंगल BOD प्लस एंगल DOC लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत इसमें, इसको हम नंबर 1 बोल दे रहे हैं। एंगल BOC को देखो मैंने क्या किया, BOC दो एंगल से मिलकर बना है, कौन कौन से, इस एंगल में इस एंगल को जोड़ दोगे तो तुमको पूरा एंगल मिल जाएगा क्या, BOC, बिल्कुल मिल जाएगा। तो BOC क्या है, BOD प्लस DOC है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला देखो, ऑल्सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगल AOB, क्या एंगल BOA बताओ, क्या बताओ, एंगल BOA बताओ, तो एंगल BOA को कैसे लिख सकते हो, अब देखो एंगल BOA के तुम कैसे लिख सकते हो, ये जो एंगल है ये क्या होगा, अगर इस 90 डिग्री में इस छोटे एंगल को घटा दूंगा तो क्या मेरे को BOA नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या लिखोगे एंगल BOA को लिखोगे एंगल DOA। क्या लिखोगे, एंगल DOA माइनस क्या लिखोगे, एंगल DOB। क्या लिखोगे, माइनस एंगल DOB, यही लिखोगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोल दो, 2 बोल दो। अब क्या लिखोगे, नाउ एडिंग 1 and 2, क्या लिखोगे, एडिंग 1 and
2, 1 और 2 को क्या किया आपने, ऐड कर दिया। करो भाई ऐड करो, देखो क्या हो रहा है ऐड करके। तो जैसे ही 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, 1 और 2 को आपको ऐड करने पे मिल रहा है एंगल BOC प्लस एंगल BOA, एंगल BOC प्लस एंगल BOA किसके बराबर हो रहा है, देखो यहां पे। अब यहां सभी ध्यान देना, यहां मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा ऐड करके लिखना है। DOA प्लस DOC, DOA DOC क्या है, 90-90 डिग्री है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 प्लस प्लस और क्या है, BOD माइनस DOB प्लस क्या है, BOD। देखो देखो तुम BOD बोलो या DOB बोलो बात वही है, BOD बोलो या DOB बोलो बात वही है, कोई फर्क नहीं है। आप एंगल AOB बोलो या BOA बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या दिख रहा है, क्या आ गया आपके पास, एंगल BOC प्लस एंगल BOA, एंगल BOC प्लस एंगल BOA, एंगल BOC प्लस एंगल BOA, जो मेरे को प्रूफ करना था किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर, क्या बना रहे हैं आपके, लीनियर पेयर। आप स्टेप मत जंप करना, मैंने स्पेस की वजह से बस स्टेप जंप किया। स्टेप क्या जंप किया, आप जब दोनों को ऐड करोगे तो आप लिखना, कैसे लिखना, BOD प्लस DOC प्लस DOA माइनस DOB, ऐसे आप लिखना, ठीक है। इसको आप BOD ही लिख लो, ज्यादा सही है, DOB लिखो या BOD बात वही है। अब देखो यहाँ पे, अब जब ये सारा लिखोगे तो BOD और BOD क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और DOC और DOA क्या हो गए हैं, DOC और DOA 90-90 है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, 180 बन गया, कितना बन गया, 180। तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, एक तुरंत राइट एंगल बना लो, क्या बना लो, राइट एंगल बना लो। कैसे बनाओगे, एक परपेंडिकुलर बना लो। अब परपेंडिकुलर बनाने के बाद ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है कैसे याद रखोगे वो मैं समझा रहा हूं। कैसे अप्रोच लोगे, लीनियर पेयर प्रूफ करना है 180 डिग्री। सबसे पहले तुरंत जो कॉमन वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर बना लेना, बना लिया भाई। उसके बाद दूसरा एम मेरा क्या रहेगा, दूसरा एम मेरा ये रहेगा कि ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है BOC और BOA, यही दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 प्रूफ करना है ना। तो दोनों एडजेसेंट एंगल को 90 डिग्री के टर्म्स में लिखना, इसको क्या करना, 90 डिग्री के टर्म्स में लिखना। तो इसके लिए कैसे लिखोगे, इस एंगल में इसको जोड़ दोगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। लिख लिया भाई मैंने इस एंगल को 90 डिग्री के टर्म्स में। इस एंगल को कैसे लिखोगे 90 डिग्री के टर्म्स में, तो अगर 90 डिग्री में मैं ये वाला एंगल घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसको भी भाई लिख लिया मैंने 90 डिग्री के टर्म में। अब जैसे तुमने दोनों को ही 90 डिग्री के टर्म में लिख लिया तो फायदा क्या हुआ, 90 और 90 मिलकर 180 बना देंगे। तो इसी वजह से तुमको अपने क्वेश्चन में 180 मिल गया। अब तुम देखोगे कि वो 180 मिलते के साथ ही जो चीजें मेरे को नहीं चाहिए वो अपने आप कैंसिल होकर निकल जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल होकर निकल जाएंगी। ऐसे भी अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो दिख जाएगा। यहां पे इस एंगल को जोड़ रहे हैं, जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो 90 में इसको ऐड कर रहे हैं, और जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो 90 में इसको घटा रहे हैं। तो एक में ऐड कर रहे हैं, एक में घटा रहे हैं, तो एक में प्लस साइन आएगा, एक में माइनस साइन, प्लस माइनस कैंसिल होके खत्म हो जाएंगे। 90-90 क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एडजेसेंट एंगल सीखा, हमने और क्या सीखा, हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल सीखा, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, वो कैसे आता है वो हमने सीखा। इसका प्रूफ आपको ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर। हम क्या देख रहे थे, क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स देख रहे हैं, जिसके अंदर हम सब टॉपिक एंगल रिलेशंस देख रहे हैं। तो हमने एंगल रिलेशंस की सारी चीजें डिस्कस कर ली है। हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम से एंड किया था जहां पे हम ये प्रूव कर रहे थे कि लीनियर एंगल्स में जो लीनियर एंगल का पेयर बनता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे क्या एक कोरोलरी प्रूव करेंगे। तो कोरोलरी प्रूव करने से पहले ये आप समझो कि कोरोलरी का मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअली मैंने अभी आपको यूक्लिड ज्योमेट्रीज नहीं पढ़ाई है, वो मैं आपको ये ज्योमेट्री खत्म करने के बाद पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, आप कहोगे सर ये यहाँ लिखा है मैं मान कैसे लूँ। तो इसलिए मैं पहले ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा, वो चीज आपको प्रूव हो जाएगी, तब आप कहोगे ना ठीक है सर ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अब हमें वो अच्छे से समझ में आएगी। कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ टिपिकल टर्म्स है वही बताने होते हैं। तो देखो कोरोलरी क्या होता है कि कोई भी थ्योरम जब हम प्रूफ करते हैं तो उससे मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो उन्हीं रिजल्ट्स को या उन्हीं फैक्ट्स को, फैक्ट्स क्या होता है, ट्रुथ, वो चीज मतलब है। जैसे आपको एक फैक्ट बोल दिया गया कि हिमालयज आर इतना मीटर लॉन्ग, ठीक है,
तो वो क्या एक फैक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ सन इज इतना डिग्री सेल्सियस, वो क्या एक फैक्ट है, वो बदल नहीं सकता। तो ये क्या एक फैक्ट है। ये कोरोलरी का मतलब क्या होता है, एक फैक्ट। एक फैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहां से डिराइव हुआ है, किसी ना किसी थ्योरम से डिराइव हुआ है, या किसी ना किसी थ्योरम का ये रिजल्ट है, या उस रिजल्ट को बोलने का एक दूसरा तरीका है। तो देखो क्या है पढ़ना, कोरोलरी 1 या पहला कोरोलरी जो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, या ये समझ लो पहला रिजल्ट जो हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं, जो मेरे को प्रीवियस थ्योरम से मिलेगा। क्या रिजल्ट है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, prove that sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि मेरे को प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ कि लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे, लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है। क्या तुम ये नहीं जानते हो? सब जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है अपने आप में, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन से तुम कितने भी रेज निकाल लो, उस स्ट्रेट लाइन से तुम कितने भी रेज निकाल लो। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो। इस स्ट्रेट लाइन से तुम कितने भी एक पॉइंट से अनगिनत रेज निकाल लो, अगर इन सब एंगल को तुम जोड़ोगे तो तुमको 180 डिग्री नहीं मिलेगा। क्या नहीं जानते हो तुम? ये बिल्कुल जानते हो, लेकिन हमें एग्जाम में प्रूव करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को? तो देखो यहाँ पे अब प्रूफ करते हैं इस चीज को। कैसे प्रूफ करेंगे सभी देखेंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले ऑब्वियसली हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन पे प्रूफ करना है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। देखो अब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं हम। चलो स्ट्रेट लाइन बन गया हमारा। अब हम इस पे से जाते हुए कुछ रेस बना देते हैं, क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन के ये साइड को ले लो या ये साइड को ले लो, किसी भी साइड को ले लो, वहां से कितने भी रे पास करें, वो जो एंगल बनाएंगे सबका सम कितना होगा, 180 होगा। यही मेरे को प्रूफ करना है। तो कोई एक पॉइंट मान लो, चलो पॉइंट मान लिया तुमने। अब इस पॉइंट से तुम कितने भी रे बना सकते हो। कितने रे बनाओगे? मैं सजेस्ट करूंगा 3 बनाने के लिए। क्या सजेस्ट करूंगा? 3 बनाने के लिए, क्योंकि 2 बनाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसमें फिर प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 2 राइट एंगल का सम क्या होता है, 90 90 180। तो 3 बनाओगे थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो क्या बनाएंगे अब। देखो हम यहाँ पे हमने एक यहां बनाया, एक हमने क्या किया इधर बनाया, और एक हमने एग्जैक्टली बीच में बना दिया, यानी 90 डिग्री बना दिया। ये भी रे ही है। इसको मैं डॉटेड करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझ में आए कि हम कैसे अप्रोच लेंगे क्वेश्चन को। ये तीनों क्या है, रेज है। अब इसका नाम देते हैं। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, वर्टेक्स को ओ बोल दे रहा हूं, इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं, इसको सी बोल दे रहा हूं, इसको डी बोल दे रहा हूं, और इसको ई बोल दे रहा हूं। क्लियर? अब देखो क्या क्या एंगल बन रहे हैं मेरे। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है, और एक एंगल मेरा ये बन रहा है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, इन सब एंगल को मैं जोड़ दूंगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब यहां से भी ध्यान दो प्रूफ पे। प्रूफ क्या है, याद रखना, किसी भी थ्योरम या किसी भी कोरोलरी को प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए पहले देखो कि गिवन क्या क्या है। गिवन करने के बाद फिर क्या करोगे, प्रूफ क्या करना है और टू प्रूफ। देखो लिखने का तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूं कि एग्जाम में कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूफ करना है या कोरोलरी प्रूफ करना है तो कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे? गिवन। क्या है भाई गिवन मेरे को? तो मेरे को ये गिवन है कि AOE इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या गिवन है? AOE इज अ स्ट्रेट लाइन। और क्या क्या गिवन है भाई? क्योंकि मेरे को क्या प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन पे सब एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यही प्रूफ करना है, सब एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मेरे को क्या इतना गिवन है कि AOE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। क्या डिनोट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहां पे, अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है मेरे को। अब यहां ध्यान दो, इतना ही गिवन, इससे ज्यादा गिवन नहीं है मेरे को। क्लियर है? इतना ही गिवन है। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो क्या लिखोगे? टू प्रूव। क्या लिखोगे? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भाई? तो मेरे को ये प्रूफ करना है एंगल AOB प्लस क्या एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइंग ऑन वन साइड ऑफ ए
स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक साइड, तुम्हारी मर्जी थी, तुम सब नीचे भी मान सकते थे, कुछ गलत नहीं होता। कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाए। तो देखो अब इसका प्रूफ क्या होगा, क्या लिखोगे प्रूफ। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करोगे, तो प्रूफ तुम ऐसे स्टार्ट करोगे कि सबसे पहले क्या करोगे, लेट, क्या बोलोगे, लेट। लेट क्या किया तुमने, तुमने ये मान लिया कि OC इज परपेंडिकुलर टू AE। लेट OC परपेंडिकुलर टू, क्या मान लिया तुमने, देखो OC किसके परपेंडिकुलर मान लिया, AE के परपेंडिकुलर मान लिया। किसके परपेंडिकुलर मान लिया, AE के परपेंडिकुलर मान लिया। तुम पूरा वर्ड लिखना परपेंडिकुलर। तो जैसे ही तुमने OC को परपेंडिकुलर किसके माना, AE के, तो ये एंगल कितना हो गया टोटल, 90 डिग्री हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल क्या हो गया टोटल, 90 डिग्री हो गया। यानी एंगल AOC क्या बताओगे, एंगल AOC बोलो या COA बोलो, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल COE के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। नाउ क्या लिखोगे, अब देखो, तो ये क्या है, कोरोलरी का मतलब मैंने क्या समझा था, रिजल्ट है, किसी ना किसी थ्योरम का रिजल्ट है। हमने अभी जस्ट कौन सा थ्योरम पढ़ा था, हमने लीनियर पेयर का थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़ा था, कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो उसी रिजल्ट का हम यहां पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, उसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं भाई, वी नो दैट। उसके बाद वो पूरा थ्योरम लिखोगे। क्या थ्योरम लिखोगे, कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल AOD, या मैं ये बोल दूं एंगल AOB, ये ज्यादा बेटर रहेगा बोलना, एंगल AOB, ठीक है। मान लो मैं देखो लीनियर पेयर कैसे बना रहा हूं, मैं इसका लीनियर पेयर बना रहा हूं और इस पूरे का लीनियर पेयर बना रहा हूं, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOE प्लस एंगल, देखो AOB नहीं लिखोगे, जैसे ही लीनियर पेयर की बात करो, देखो नॉमेनक्लेचर सही रखना, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लिखोगे, एंगल BOA, क्या लिखोगे, एंगल BOA प्लस क्या लिखोगे, एंगल BOE। किसके इक्वल होना चाहिए, ये 180 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब देखो आगे क्या लिखोगे, आगे देखो एंगल BOA, क्या लिखोगे, एंगल BOA प्लस देखो अब एंगल BOE। अब देखो एंगल BOE क्या है, एंगल BOE किससे किससे मिलके बना है, एंगल BOC से मिलके बना है, एंगल COD से मिलके बना है, एंगल DOE से मिलके बना है, इन सब से मिलके बना है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखोगे एंगल BOE क्या है, एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE, यही है। किसके इक्वल है ये, 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर। साइड में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, सिंस एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस COD प्लस DOE, BOC प्लस एंगल COD प्लस क्या लिखोगे, एंगल DOE। ये हो रहा है, इसी वजह से ये ट्रू है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे जैसे तुम परपेंडिकुलर अज्यूम कर रहे थे ना, तुमको वो भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली यहां से स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट करोगे, तुम सिंपली यहां से ही स्टार्ट करो। तुमको वो 90 डिग्री भी मानने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं आएगा। यहाँ पे तुम सिंपली रे बना दो, कोई जरूरी नहीं कि ये रे क्या जाए, परपेंडिकुलर जाए, तुम्हारी मर्जी थी। ये रे को तुम थोड़ा टेढ़ा बना दो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इस रे को थोड़ा ऐसा बना दो, एग्जैक्टली 90 डिग्री तुम मत रहने दो इसे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोई यूज हमें करने की जरूरत नहीं है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब देखो यहां पे प्रूव हो गया ऑलमोस्ट। कैसे प्रूव हो गया, अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एंगल BOA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये किसके इक्वल है, ये एंगल AOE के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये एंगल AOE के इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया भाई,
तो ये प्रूव हो गया मेरे को कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में तुम एक पॉइंट से कितने भी रेज निकालो, उस पॉइंट पे जो पूरे एंगल का सम होगा, एक साइड की बात हो रही है, वो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट रिजल्ट, जो लास्ट थ्योरम से रिजल्ट था उस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो हम लास्ट थ्योरम का यहां पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। क्लियर। तो हमने लास्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि लीनियर पेयर का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो उसी को हमने यहां पे यूज कर लिया। क्या प्रूफ करने के कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा। देखो मैंने दिस प्लस दिस बराबर 180 बोल के इसको इसमें और इसमें ब्रेक करके बना दिया। तुम्हारी मर्जी थी, तुम दिस प्लस दिस बराबर 180 बोल देते लीनियर पेयर बोल के, और फिर इसको किसमें ब्रेक कर देते दिस प्लस दिस प्लस दिस। तुम्हारी मर्जी थी। तुम चाहते तो और कैसे कर सकते थे, तुम ऐसे कर सकते थे दिस एंगल AOC प्लस एंगल COE बराबर 180। क्यों 180 भाई, तो क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है। और उसके बाद फिर एंगल AOC को एंगल AOB प्लस BOC में ब्रेक कर देते, एंगल COE को एंगल COD प्लस DOE में ब्रेक कर देते। जैसा भी कॉम्बिनेशन लेना चाहो ले सकते थे, तुम्हारा आंसर परफेक्ट होता। कोई कहीं एक नंबर नहीं काट सकता। कोई जरूरी नहीं कि आप बुक मेथड से चलो, आप किसी भी मेथड से चलोगे आंसर वही आएगा। तो कॉम्बिनेशन तुम इनका इनके साथ बनाओ, इनका इनके साथ बनाओ, इनका इनके साथ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब एडअप होके क्या बनेगा हमेशा 180 डिग्री। और मेरा क्या प्रूव हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव, कि सम ऑफ द ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या आपका था, कोरोलरी 1 प्रूव हो गया। क्लियर। यहां भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या था, एक कोरोलरी था। अब देखो एक और थ्योरम प्रूफ करते हैं। क्या थ्योरम है, ध्यान देना, इतनी चीजें मैं रहने देता हूं यहां पे। इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है अब, और थ्योरम को भी बदलने की जरूरत है। अब देखो क्या प्रूफ करना है थ्योरम। अब मेरे को यह प्रूफ करना है कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा है कि कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। क्या बनता है, एक पॉइंट को यानी एक लाइन को पूरा घुमा दो, वापिस उसी जगह पे ले आओ, तो क्या बन गया 360 डिग्री ट्रेस कर दिया। तो क्या प्रूव करना है कि एंगल फॉर्म्ड अराउंड ए पॉइंट, एंगल फॉर्म्ड अराउंड ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखना है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द रेज अराउंड ए पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ये हो जाएगा प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है भाई, एंगल, प्रूव दैट एंगल अराउंड अ पॉइंट या एंगल ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट या एंगल ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, दोनों हो सकता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एक पॉइंट, एक बिंदु के अराउंड जो पूरा एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा 360 डिग्री होगा। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे अप्रोच करोगे, देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं। कोई 3 लाइन ले लो, सबसे पहले कोई 3 लाइन लो। एक लाइन ली, उसके बाद मान लो एक लाइन ऐसी ले लो, एक लाइन ली, उसके बाद एक लाइन ऐसी ले लो, एक लाइन ऐसे ले ली तुमने, और एक लाइन कैसी ले लो, एक लाइन सीधी ले लो एकदम, एक लाइन सीधी ले ली तुमने ऐसी। ठीक है। अब देखो एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे, चौथी रे। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं, मान लो O बोल दे रहा हूं। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं, O बोल दे रहा हूं, कॉमन वर्टेक्स है। अब देखो रेस का मैं नाम दे रहा हूं, इसको OA बोल दे रहा हूं रे, इसको OB रे बोल दे रहा हूं, इसको OC रे बोल दे रहा हूं, और इसको OD रे बोल दे रहा हूं। इतना समझ गए। देखो क्यों मेरे को प्रूफ करना है कि एक बिंदु के अराउंड जो पूरे एंगल का सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। यानी मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे को कितने मिल जाएंगे 360 डिग्री मिल जाएंगे। यही प्रूफ करना है मेरे को। तो देखो कैसे स्टार्ट करो ये क्वेश्चन अगेन। गिवन, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि रेज, कौन कौन से रेज, OA, OB, OC एंड OD।
ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन वर्टेक्स। क्या लिखूंगा मैं? ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन वर्टेक्स। हम क्या मान रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स है, उससे मेरे ये सारे रेस क्या है निकल रहे हैं, सबसे पहली बात। अब हम दूसरी चीज क्या, ये मेरा क्या है गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है मेरे को, तो देखो क्या लिखोगे, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है भाई मेरे को? तो मेरे को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मेरे को, कि एंगल ए ओ बी, ध्यान देना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री की इक्वल होगा। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखोगे? प्रूफ। क्या प्रूफ है भाई मेरा? तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। डी ओ ए इज इक्वल टू 360 प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे कि एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो। अब देखो क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं ये मैं समझा रहा हूं तुमको। किसी एक लाइन को चुनो, देखो कोई जरूरी नहीं कि यही लाइन, तुम्हारी मर्जी है, कोई और लाइन भी चुन सकते हो, बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो। इसमें से किसी भी रे को एक्सटेंड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसको कर सकते थे, इसको कर सकते थे, इसको कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। किसी भी रे को क्या करो? एक्सटेंड करो। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या देखो कि मैंने एक रे को एक्सटेंड कर दिया। कौन से रे को? ओए को। ओए को मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके कहां तक पहुंचा दिया? ए डैश तक। तो सवाल है क्यों एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी? तो देखो एक्सटेंड करने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अभी तक जो भी थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, वो कहां से पढ़ते आ रहे हैं? हम हर चीज स्ट्रेट लाइन पे पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पे पढ़ते आ रहे हैं। यानी हमने स्ट्रेट लाइन पे ये पढ़ा कि लीनियर पेयर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हमने ये पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड जितने भी एंगल होगा उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम अभी तक दो थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? दो थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो इसको तुम सबसे पहले क्या बोलोगे? कोरोलरी टू बोल दो इसको। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एक रिजल्ट है। क्लियर? इसको नहीं तो तुम थ्योरम टू भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली अलग चीज है, ये कहीं से डिराइव नहीं हो रही है। इसको थ्योरम टू बोलना ही ज्यादा सही है। देखो अब क्या है, देखो ये थ्योरम टू। इस थ्योरम में मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ओरिजिन के अबाउट, या मैं क्या कहूं एक पॉइंट के अबाउट, कोई भी पॉइंट हो उसके अराउंड सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब देखो यहां पे कैसे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या कहा? किसी एक रे को चुनो, उसको एक्सटेंड कर डालो पीछे की ओर। तुम्हारी मर्जी थी, तुम इसको चुन के एक्सटेंड कर सकते थे, उसको एक्सटेंड कर सकते थे। रीजन बस यही है कि हम अभी तक जो भी प्रूफ जानते हैं या हम जो भी प्रूफ कर चुके हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए, या फिर एक लाइन पे एक लाइन के एक साइड जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम ये दोनों चीज जानते हैं, तो हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने के लिए मेरे को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। यहां पे अभी हर चीज क्या थी? रे थी, स्ट्रेट लाइन तो कोई बन नहीं रहा था, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो क्या लिखोगे प्रूफ में? वी एक्सटेंड। क्या लिखोगे? वी एक्सटेंड। क्या हम एक्सटेंड कर रहे हैं? ओए। ओए क्या है? एक रे है। वी एक्सटेंड रे ओए टू ओए डैश। कहां पे? ऑन दी लेफ्ट साइड। कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं भाई लेफ्ट साइड में? सच डैट क्या? ए डैश फॉर्मा स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन बना दे। अब आपकी मर्जी थी, आप ओसी को यहां एक्सटेंड करके सी डैश तक ले जाते हैं, तो क्या लिखते हैं? सी डैश फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन।
अब जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब हम उसको यूज करेंगे। देखो अब कैसे यूज करेंगे, हम इसको ऐसे यूज कर दें कि हम क्या लिख दें कि सिंस ए डैश अब क्या हो गया है, स्ट्रेट लाइन हो गया है, देयरफॉर क्या लिखोगे, एंगल, ध्यान देना बीओए, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल बीओए प्लस क्या लिखोगे, एंगल बीओए डैश, एंगल बीओए डैश। एंगल बीओए और बीओए डैश क्या बना देगा, एक लीनियर पेयर बना देगा, तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, उसके बाद यहां पे वो थ्योरम लिखोगे, क्यों, क्योंकि वी नो डैट, क्या वी नो डैट, कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या लिखोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर, मैं यहां पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं 180 डिग्री, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे थ्योरम का कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या मिला, बीओए प्लस बीओए डैश कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर, इसको क्या बोल दोगे, 1 बोल दोगे। आगे देखो, आगे क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे कि अगेन ऑल्सो क्या लिखोगे, एंगल ए और डी, क्या लिखोगे, एंगल ए और डी प्लस क्या लिखोगे, ए और डी ना लिख के इसको क्या लिखोगे, एंगल डीओए लिख दो। क्या लिख दो, एंगल डीओए लिख दो, एंगल डीओए प्लस एंगल डीओए डैश, डीओए डैश, ये भी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखो डीओए और डीओए डैश क्या हो गया, 180 डिग्री। ये भी क्यों 180 डिग्री हो गया, इसमें तुम दोनों रीजन डाल सकते हो। क्या क्या रीजन, अब ध्यान देना, तुम यहां ये भी कह सकते हो कि सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तुम यहां ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो तुम यहां पे वो चीज भी लिख सकते हो, यहां पे भी वो चीज लिख सकते हो, कोई तुम्हारा काट नहीं सकता। तुम चाहो दोनों में अलग अलग रीजन लिखो, दोनों में वो वाला रीजन लिखो। कौन सा रीजन, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तुम चाहो तो ये लिखो कि लीनियर पेयर का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई भी रीजन दोगे सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो यहां पे भी मान लो मैं यही चीज लिख देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, 2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, 2 बोल देता हूं। क्लियर, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहां पे सभी क्या लिख रहे हैं हम, यहां पे सभी ध्यान देना, फ्रॉम या फ्रॉम क्या लिखो, एडिंग 1 and 2। क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी, अब यहां ध्यान दो, मेरे को क्या प्रूफ करना है, एक बिंदु के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होगा, 360 होगा। अब यहां से देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं बीओए और बीओए डैश, बीओए और बीओए डैश और ए और डीओए डैश को जोड़ दूंगा तो क्या पूरे पॉइंट के अराउंड जितने एंगल है सारे नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2। क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो भाई 1 and 2 को ऐड किया तो क्या क्या मिला, तो देखो लिखते जाओ एक एक करके। एंगल बीओए लिखोगे सबसे पहले, एंगल बीओए प्लस क्या मिला, एंगल बीओए डैश, लिखा आपने बीओए डैश, प्लस क्या मिला, एंगल डीओए, क्या मिला, एंगल डीओए, प्लस क्या मिला, एंगल प्लस एंगल डीओए डैश, क्या मिला, डीओए डैश। किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखो एंगल हमने बनाया क्या क्या था, ये तो हमने जबरदस्ती लाया ना, ये था तो नहीं। तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, ये बना किससे है, दिस प्लस दिस। तो अब जहां जहां ये है इसको हटाने के लिए इसको दिस प्लस दिस कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। देखो क्या है, एंगल बीओए जरूरत है इसकी, इसको मैं रहने दूंगा, प्लस देखो एंगल बीओए डैश, ए डैश हम लाए थे जबरदस्ती, तो एंगल बीओ ए डैश किससे बना है, बीओसी प्लस सीओ ए डैश, किससे बना है, एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओ ए डैश से, किससे बना है, सीओ ए डैश से, इसी से बना है ये, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो एंगल डीओए, डीओए लिख दिया आपने, डीओए में क्या करता हूं, लास्ट में लिखता हूं, क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा। प्लस एंगल डीओए क्या है, 360 डिग्री है। बचा क्या यहां पे, एंगल डीओए डैश। अब देखो डीओए डैश, इसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, एंगल डीओए डैश। अब यहां सभी ध्यान दो, सीओ ए डैश प्लस डीओए डैश, सीओ ए डैश प्लस डीओए डैश मिलके क्या बना रहे हैं, सीओडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एंगल सीओडी बना रहे हैं। तो लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे, एंगल बीओए प्लस एंगल
BOC प्लस एंगल COD। क्यों COD बन गया? इन दोनों को ने मिलके क्या बना दिया? एंगल COD बना दिया। प्लस एंगल कितना है? DOA किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री के। तो अब क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। तो यहां पे क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। यही मेरे को प्रूफ करना था, हमने क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर? अब देखो यहां जो बोलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यहां पे ये थी कि ये तुमने जबरदस्ती लाया है। ये जो एक्सटेंशन किया है ना तुमने स्ट्रेट लाइन का, ये था नहीं, ये तुमने खुद किया है, इसलिए अपना रिजल्ट इसके टर्म्स में मैंने नहीं लिखा। इसी वजह से मैंने इसको जो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट था उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अप्रोच क्या रहा मेरे को प्रूव करना था एक बिंदु के चारों तरफ जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो मैंने उस अप्रोच के हिसाब से क्या किया? एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में मैंने क्या किया? 1 2 3 4 रे लिए। कितने? 4 रे लिए। उसमें से मैंने क्या किया? किसी एक रे को चुना अपनी मर्जी की और एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड कर दिया? क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, हम ये भी जानते हैं स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे उनका सम भी 180 डिग्री होता है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ कहीं है नहीं, तो हम कहां से लेके आएंगे? एक रे को एक्सटेंड कर देंगे तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब बस स्ट्रेट लाइन मिल गई, फिर आप या तो ये बोल दो कि इनका सम 180 डिग्री, क्यों? एडजेसेंट पेयर, या ये बोल दो कि एक स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ एक पॉइंट से जितने भी रे जाएंगे वो टोटल एंगल कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। वहां से आप सारे एंगल की वैल्यू निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो 180 जोड़ के कितना बन गया? 360 बन गया। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया, कुछ नहीं था। यही आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रूव आएगा, आप ऐसे प्रूव करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रीजन तुम दोनों में से कोई भी दे सकते हो, कोई नहीं काट सकता, दोनों अलग अलग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आज हमने 2 थ्योरम प्रूव किए, एक कोरोलरी प्रूफ किया, एक थ्योरम प्रूफ किया। इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक और थ्योरम बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। और क्या करेंगे? बाकी जो भी चीजें रहेंगी उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? हम क्या देख रहे थे? क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स देख रहे थे, जहां पे हम RS अग्रवाल सर की एक्सरसाइज 7 भी सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेशियो वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सीखा, समझा। हमने उस क्वेश्चन में, उस लेक्चर में 2 सवाल बहुत अच्छे से समझ कर किए हैं, कैसे आपको अपने एग्जाम में किस अप्रोच से लिखना है। यही क्वेश्चन अगर ओलंपियाड टाइप के एग्जाम में आ जाए तो कैसे आपको सॉल्व करना है। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि 2 लाइन AB और CD है। 2 लाइन, वर्ड पे ध्यान देना, रे नहीं बोल रहा है, लाइन बोल रहा है। तो जैसे इसने लाइन बोल दिया, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 2 लाइन AB एक लाइन है, ये 180 डिग्री इधर भी है, 180 डिग्री इधर भी होगा। उसके बाद दूसरा लाइन उसने बोला CD, अगेन ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। क्लियर? आगे देखो क्या बोल रहा है। 2 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? O पे। O पे आके क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। O पे आके मिल रहे हैं, मिल गए भाई, O पे मिला दो। उसके बाद बोल रहा है इफ एंगल AOC 50 डिग्री, AOC कितना है? 50 डिग्री। तो तुम मेरे को बताओ, क्या निकाल के बताओ? AOD क्या होगा, BOD क्या होगा, BOC क्या होगा। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल मेरे को तुम निकाल के बताओ। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। लिखने का तरीका क्या होगा? वही होगा, छोटा क्वेश्चन आया सीधे सॉल्यूशन करोगे। 2 नंबर में आया तो 4 नंबर तक गया, 3 से 4 नंबर तक, तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे लिखोगे गिवन टू फाइंड, ठीक है, सॉल्यूशन। 5 नंबर में आया तो क्या करोगे? गिवन टू फाइंड थ्योरम यूज्ड या फिर फॉर्मूला यूज्ड, उसके बाद सॉल्यूशन। हम कहां आ रहे हैं? सीधे सॉल्यूशन पे। देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, COD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले तुम ये लिखोगे, क्या लिखोगे? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ध्यान देना क्या लिखा मैंने एंगल AOC को एंगल BOD के बराबर बता दिया। क्या किया मैंने? एंगल AOC को एंगल BOD के बराबर बता गया। कौन सा थ्योरम या कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया? वर्टिकली ऑपोजिट वाला। कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट वाला। हमने क्या पढ़ा था? वर्टिकली ऑपोजिट का केस निकलेगा ही तभी जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो, हम इस तरीके से कह सकते थे। कौन से लाइन? स्ट्रेट लाइंस। या फिर हमने ये भी समझा था कि अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐसे करके 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो हम क्या कहते हैं? वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाता है। कहां पे? अपने
इंटरसेक्शन पॉइंट के ऑपोजिट साइड्स। यहां पे क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, तो क्लियरली हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट। तो एंगल एओसी किसके इक्वल हो गया, एंगल बीओडी के। क्यों इक्वल हो गया, ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस, ब्रैकेट में लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखोगे, वर्टिकली, आप फुल फॉर्म लिखना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आप बोलोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या बोलोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है, सिंस, अब लिखोगे सिंस, क्यों भाई, तो AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस, सिंस AOB एंड COD क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, आर स्ट्रेट लाइंस। कोई डाउट नहीं। तो भाई अगर AOC BOD के बराबर है तो BOD क्या हो गया, AOC कितना है, AOC है मेरा 50 डिग्री, किसके बराबर हो गया, एंगल BOD के, निकल गया पहला एंगल भाई, क्या बोलोगे, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, ये आपका क्या आ गया, पहला आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब ये एंगल भी निकल गया मेरे को 50 डिग्री। अब बात आती है, क्या आ जाती है, तो यहां फिर से ध्यान देना, अभी भी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जिसका क्या मतलब है, कोई एक अगर मैं निकाल लूं, कोई एक अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे निकालोगे, बहुत इजी। क्यों इजी, कि हमने जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का प्रूफ पढ़ा था तो हमने वहां पे यही देखा था, क्या देखा था हमने, कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री, तो इस पे भी 180 डिग्री, इस स्ट्रेट लाइन पे भी 180 डिग्री। तो जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो ये कट जा रहा था, तभी तो ये बराबर ये प्रूव हो जा रहा था। उसी तरीके से हम ये बराबर ये प्रूव कर रहे थे। तो यूज किसका ले रहे थे भाई, स्ट्रेट लाइन का ही तो यूज ले रहे थे, तो फिर से स्ट्रेट लाइन का यूज लो। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कौन सा एंगल, स्ट्रेट लाइन AOB, क्या बोलोगे, सिंस, यहां लिखोगे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्या भाई, एंड एंगल AOC एंड BOC, एंड एंगल AOC एंड एंगल BOC form a linear pair, form a linear pair, linear pair, therefore क्या, therefore मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल AOC ये प्लस एंगल BOC, ये बोलना सही होगा, नहीं होगा, लीनियर पेयर की बात कर रहा हूं, हमेशा कॉमन आर्म से स्टार्ट करेंगे। एंगल COA, क्या लिखोगे, एंगल COA, एंगल COA प्लस प्लस क्या लिखोगे, एंगल COB, क्या लिखोगे, एंगल COB किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो कैसे लिख सकते हो, सीधे ये लिख दिया तुमने, उसके बाद सीधे ये लाइन लिखना, क्या लाइन लिखोगे, एंगल COA प्लस एंगल COB बराबर 180। अब ब्रैकेट देना बगल में और ब्रैकेट के अंदर ये कहानी लिख देना। क्यों भाई, तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो क्या, एंड एंगल COA एंड COB फॉर्म अ लीनियर पेयर। या ये भी लिख सकते हो, एंड सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना लिख सकते हो, वो लिख दोगे, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब बस यहाँ पे क्या करो, इस चीज को पुट करो, तो देखो एंगल COA कितना आया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री लिख दिया तुमने, प्लस एंगल COB किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से एंगल COB क्या बताओगे, एंगल COB किसके इक्वल आ गया भाई, 180 माइनस 50 डिग्री के, कितना आ गया ये, 130 डिग्री। क्लियर, तो एंगल COB कितना मिला आपको, 130 डिग्री। कोई डाउट यहां पे किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भाई ये निकल गया तो वो भी निकाल लोगे, फिर इसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, क्या लिखोगे, देखो यहां पे, फिर क्या लिखोगे आप, एंगल, अगेन क्या लिखोगे, अगेन एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों भाई, अगेन ब्रैकेट में वही लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आप फुल फॉर्म लिखना, एंड क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल COD एंड BOA आर स्ट्रेट लाइंस।
तो BOC AOD के बराबर है भाई, तो BOC कितना निकला 130 डिग्री, तो AOD भी कितना हो गया 130 डिग्री होगा। क्लियर? तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल AOD बराबर 130 डिग्री। एंगल AOD बराबर कितना आ गया 130 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना निकल के आ गया 130 डिग्री आ गया। आ गई बात समझने? बस जो हम जानते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे, एग्जामिनर तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा। क्लियर? एकदम थॉट की क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम में, इसलिए हर कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझाता हूं कि एग्जाम में चीजों को लेके कंफ्यूज मत हो, एकदम ध्यान से चलने दो, चीजों को आराम से सॉल्व करके आप निकाल लोगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन में चीज थी जहां पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 या कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहां पे ऐसा कुछ दे दे, मान लो बोल दे कि दो एंगल है 3x + 15 डिग्री, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं, दूसरा एंगल है 5x + 20 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लो, ये कुछ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x की वैल्यू बताओ। तो तुम सोचोगे सर x की वैल्यू डिग्री में लिखूं या नॉर्मल बस नंबर लिखूं, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूं। वैसे तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। क्या क्लियर करूंगा कि देखो ये पूरा एंगल डिग्री है, ध्यान देना मेरी बात को, ये पूरा एंगल अब डिग्री है, अंदर की चीजें अभी डिग्री नहीं है अकेली। जैसे कोई पूछे 15 के ऊपर तुमको डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है क्या, बताओ मेरी बात, 15 के ऊपर तुमको डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जब 15 के ऊपर डिग्री नहीं है, 3 के ऊपर डिग्री नहीं है, तो x के ऊपर क्यों डिग्री होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस चलाओ। 15 के ऊपर डिग्री नहीं है, x के ऊपर डिग्री नहीं है, 3 के ऊपर डिग्री नहीं है, ओवरऑल ये डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक नंबर है, x क्या है, एक नंबर है, सिंपल सा। तो कभी भी x को निकालना तो x को लिख के ये मत लिख देना x बराबर 20 डिग्री। जब इस तरह का एंगल हो तो x को नंबर में ही निकालना, नंबर में ही रहने देना। तो जो इक्वेशन बनाओगे वो इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहां पे ध्यान देना। अभी सभी जो इक्वेशन तुम बनाओगे वो इक्वेशन हमेशा इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे, 3x + 15, ठीक है, डिग्री प्लस 5x + 20। देखो अभी मैं डिग्री क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं डिग्री इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी एंगल की बात हो रही है। एंगल का मेजरमेंट हमेशा डिग्री में होता है, अभी डिग्री में रहने दो, बराबर 180 डिग्री। अब अगले स्टेप में जैसे ही इसको खोलोगे तो उसके बाद अब xx मान के बनाना। क्या करना है, xx मान के बनाना। क्या कर देना, 3x + 15 प्लस ब्रैकेट में लिख के 5x + 20 बराबर 180। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, x निकालना है। x जो निकलेगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर होगा। अब उस x को जब इसमें पुट करोगे तब जो वैल्यू निकलेगी वो डिग्री में होगी। मान लो ये कोई एंगल ABC है, ये कोई एंगल क्या हो जाएगा, मान लो ABC कॉमन आर्म हो गया ना, तो ABD है। तो अब x को पुट करोगे यहां पे, दो जो वैल्यू निकलेगी, मान लो ये आ गया 75 डिग्री, मान लो आ नहीं रहा है, मान लो कितना आ गया 75, तो ये कितना हो गया 105 डिग्री। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। कब, जब हम देख रहे हैं x अंदर में है, अंदर में क्या है, बंधा हुआ है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां सीधे दिख रहा है कि डिग्री डिग्री ही है। क्या दिख रहा है तुमको, सीधे ये डिग्री डिग्री ही है। तो जो ऑलरेडी मान रहा है कि ये x डिग्री है, क्या है, x डिग्री है, तो तुमको यहां ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी आएंगे तो वहां पे भी समझाऊंगा मैं लिखने का तरीका। क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इस अब इस फिगर को रब करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर मैंने आपको बना दिया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पर पढ़ता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, इसको मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन को। इन दैट गिवन फिगर बोलो, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर बोलो, जो बोलना है बोलो। एडज्वाइनिंग फिगर का ही ये मतलब होता है कि गिवन फिगर की बात हो रही है। तो यहां पे क्या लिखोगे, इन द गिवन फिगर या इन द adjoining figure, in the adjoining figure 3 coplanar lines, 3 coplanars line, 3 समझा रहा हूं मैं, सब मतलब समझाऊंगा। 3 coplanar
लाइंस, कौन कौन से लाइंस भाई? तो 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ intersect at point O. Intersect at point O. आगे क्या है भाई? Forming angles as shown. Forming angles as shown. तो क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी. क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि इस एडजॉइनिंग फिगर में, इस एडजॉइनिंग फिगर में क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 7th है. इस एडजॉइनिंग फिगर में 3 कोप्लेनर लाइंस है. बता रहा हूं मैं कोप्लेनर का मतलब. 3 कोप्लेनर लाइंस है. कौन कौन सी लाइंस है? तो ए बी है, सी डी है और ई एफ है. 3 कोप्लेनर लाइंस है. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट ओ पे. कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे. क्लियर? और इंटरसेक्ट करके वो एंगल्स बना रहे हैं जैसा तुमको फिगर में दिख रहा है. ये क्वेश्चन ने कह दिया. अब वो पूछ रहा है कि मेरे को एक्स बताओ, वाई बताओ और जेड बताओ और टी बताओ. क्या क्या बताओ? एक्स बताओ, वाई बताओ, जेड बताओ और टी बताओ. ये क्वेश्चन तुमको कह रहा है. क्लियर? अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं कि ये कोप्लेनर लाइंस का मतलब क्या होता है. देखो वर्ड क्या है? कोप्लेनर. अगर आपको याद हो तो हमने अपने स्टार्टिंग क्लासेस में ही डिस्कस किया था कि हम अभी जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या ये वाली ज्योमेट्री हो, उन सारी ज्योमेट्री में हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों की बात कर सकते हैं. लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है? सिर्फ 2 डायमेंशन पढ़ना है. जैसे ये ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड में क्या है? इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है. ब्लैक बोर्ड कितने अंदर जा रहा है या कितने बाहर की ओर आ रहा है, ये आपको दिख पा रहा है क्या? ये आपको नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कैमरा ये कैप्चर नहीं कर सकता. आपकी आईज 3 डायमेंशन कैप्चर कर सकती है, कैमरा नहीं कर सकता. क्लियर? तो यानी हम जो भी चीजें पढ़ते हैं जनरली अपने लोअर लेवल के क्लासेस में, वो 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं. ठीक है? यानी वो चीज या तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रखेगी, सिर्फ ब्रेथ और हाइट रखेगी, या सिर्फ लेंथ और हाइट रखेगी. ठीक है? तीनों एक साथ नहीं रख सकती. तो कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है. 2 डायमेंशन फिगर ही तो क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है. प्लेन कहलाने का ये ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है. प्लेन ही है ना. प्लेन का क्या मतलब हुआ? कोई भी 2 डायमेंशन फिगर क्या कहलाता है? एक प्लेन कहलाता है. ये हुई दूसरी बात. अब बात है प्लेन. यहां पे देख रहे हो कोप्लेनर में वर्ड प्लेन दिख रहा है तुमको, यानी कुछ प्लेन से रिलेटेड है. तो कोप्लेनर का ये मतलब होता है, बहुत अच्छे से याद रखना, ये सिर्फ यहां नहीं, आपको आगे भी ये वर्ड कई बार मिलेगा, तो वहां के लिए भी मैं बता रहा हूं. मान लो ये मेरा कोई 2 डायमेंशन फिगर है. मान लो इसी ब्लैक बोर्ड को मैंने एक छोटा करके बना दिया. अब मान लो यहां पे मैंने बहुत सारी लाइनें बना दी. ठीक है? इधर उधर जा रही हैं सारी लाइनें. तो इन लाइनों की क्या खासियत है? ये सारे इस प्लेन पे बनी है. समझ लो मेरी बात को? ये सारी इस प्लेन पे बनी है. तो अगर कोई चीज, अगर बहुत सारी या कोई चीज एक प्लेन पे होती है, सारी एक ही प्लेन पे होती है, जैसे यहां पे क्या देख रहे हो? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये सारी एक ही प्लेन पे है. तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं. क्या कहते हैं? कोप्लेनर. तो समझ में आया कोप्लेनर का क्या मतलब है? कि अगर बहुत सारी चीजें एक ही प्लेन में है, प्लेन बदल नहीं रहा. तुम कहोगे सर प्लेन बदल सकता है. बिल्कुल बदल सकता है. मान लो ये लाइनें तो ऐसी हैं, एक लाइन बाहर की ओर ऐसी आ रही है, एक लाइन क्या हो रहा है? बाहर की ओर ऐसी आ रही है. तो इस लाइन के लिए प्लेन बदल गया क्या? बिल्कुल बदल गया. अब सारी की लाइनें, अब ये मैं नहीं कह सकता कि सारी लाइन इसी प्लेन में है. 1 2 3 4 5 6 लाइनें तो इस प्लेन में है, एक लाइन इस प्लेन के बाहर है. तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 लाइनें कोप्लेनर है. लेकिन ये 7 लाइनें कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि एक लाइन अब बाहर की ओर आ रही थी. अगर अब मैं इसको हटा दूं तो अब मैं क्या देख रहा हूं? हाँ, ये 6 लाइनें इस प्लेन पे ही बनी है. तो ये क्या हो गई? कोप्लेनर. तो कोप्लेनर लाइंस भी हो सकती है, पॉइंट्स भी हो सकते हैं. अगर मान लो एक ही प्लेन में मैंने ढेर सारे पॉइंट बना दिए तो कोप्लेनर पॉइंट्स हो जाएगा. अगर मान लो एक ही प्लेन में मैंने बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए तो कोप्लेनर ट्रायंगल्स हो जाएंगे.
तो कोप्लेनर शब्द का क्या मतलब है? अगर कोई चीज या बहुत सारी चीज एक ही प्लेन में हो तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। समझ गए इस बात को? तो कोप्लेनर का वर्ड समझ गए। अब देखो, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3 कोप्लेनर लाइन है ए बी सी डी और ई एफ। तो देखो ये कहना क्यों जरूरी था? ए बी सी डी ई एफ। हो सकता था कि अगर ये नहीं बोलता ये कोप्लेनर है तो हम ये भी समझ सकते थे कि इसमें से एक लाइन थोड़ा बाहर की ओर आ रहा होगा। 2 तो मान लो ऐसे प्लेन में है, मान लो तीसरा लाइन ऐसा कुछ आ रहा है बाहर की ओर, तो क्या तुमको दिख रहा? अब ये 2 डायमेंशनल फिगर रहा क्या? नहीं रहा। तो क्वेश्चन इसलिए मेंशन कर दिया कि तुमको इसको 2 डायमेंशनल ही मानना है, इसी वजह से ये क्या है? कोप्लेनर ही है। क्या है? कोप्लेनर ही है। यानी ये तीनों लाइंस क्या है? कोप्लेनर है। तो सबसे पहले तो कोप्लेनर की मतलब बात समझ में आई मेरे को। अब बात आती है तीनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तीनों स्ट्रेट लाइन है। हम स्ट्रेट लाइन की सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, बस अब मेरे को अप्लाई कर देना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। लिखने का तरीका वही रहेगा। बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन, सीधे सॉल्यूशन लिख के बना देंगे। थोड़ा ज्यादा जैसे 4 नंबर तक गए तो क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर 5 नंबर में आ गया तो क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, फॉर्मूला यूज्ड या थ्योरम यूज्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। मैं आपको यहां क्या दिखा रहा हूं? सीधे सॉल्यूशन। देखो, क्योंकि मैं आपको लिखने का तरीका बता चुका हूं। अब देखो आगे सॉल्यूशन क्या लिखोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो? अब यहां जाओ फिगर में, एक एक करके आराम से निकालते हैं। देखो यहां पे COD देख पा रहे हो? COD, और क्या देख पा रहे हो? BOA या AOB। AOB और COD क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन है। AOB और COD क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन है। यहां पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? एंगल 90 डिग्री। यानी AOB और COD क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों? हमने क्या पढ़ा है? 2 स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? हम क्या लिखेंगे? एंगल BOD, एंगल BOD किसके इक्वल होगा? एंगल BOD इक्वल होगा आपके एंगल AOC के। किसके? एंगल AOC के। क्यों इक्वल होगा? तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर है सभी को? क्यों होगा ये? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलो ठीक है भाई, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए तब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। एंगल BOD कितना दिया था? 90 डिग्री दिया था। किसके इक्वल है? एंगल AOC के। एंगल AOC क्या दिया है? मेरा T दिया है। क्या दिया है? T। तो T कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कितना आ रहा है? T 90 डिग्री। अब देखो यहां पे अगेन वो गलती मत करना, T डिग्री बराबर 90 डिग्री। भाई T तो तुमने बोल दिया ना कि 90 डिग्री है, तो T डिग्री बराबर 90 डिग्री बोलने की क्या जरूरत है? T पता है डिग्री में ही है, T बराबर 90 डिग्री लिखोगे। ये यहां पे ऐसे डिग्री मत लिख के चलना। जब एंगल की हम बात कर रहे हैं तो वो पता है सामने वाले को, क्या पता है? कि वो डिग्री में होगा। तो जब लिखना होगा नंबर तो तुम डिग्री में लिखोगे, लेकिन यहां मत डाल देना T डिग्री बराबर 90 डिग्री, सिर्फ T बराबर 90 डिग्री। तो T कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो यानी वो जो एंगल था T किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो T मेरा आ गया 90। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखो T की वैल्यू कितनी निकल गई? 90। अब मैं यहां से T हटाता हूं और यहां पे क्या 90 लिखता हूं। 90 लिख लिया भाई मैंने। आगे देखो अब क्या हो रहा है। अब आगे यहां पे तुम ध्यान देना। कहां पे ध्यान दोगे? यहां ध्यान दो। 50 डिग्री। अगेन देखो लाइन COD और लाइन EOF क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन है, कट कर रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। ये 50 डिग्री तो Z भी 50 डिग्री। क्या लिखोगे यहां पे? अगेन क्या लिखोगे? एंगल। एंगल क्या लिखोगे? हाँ, यहां पे एक और चीज ऐड कर लेना कि ठीक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन क्यों रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है ABCD एंड EF आर स्ट्रेट लाइंस। क्या लिखोगे? ABCD एंड EF आर स्ट्रेट लाइंस। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसी तरीके से यहां जाओ, यहां पे क्या लिखोगे? देखो एंगल DOF, एंगल DOF किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके एंगल COE के। एंगल COE के। क्यों इक्वल होगा? सेम रीजन।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और क्यों ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है? क्योंकि तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें भी कैसी, कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन है, एक ही प्लेन वाले स्ट्रेट लाइन है। आगे देखो, ये हो गया। तो एंगल DOF कितना दिया था भाई मेरे? तो 50 दिया था। ये किसके इक्वल है? एंगल COE के। तो एंगल COE कितना हो गया? 50 डिग्री। COE है क्या एक्चुअली में? COE देखो क्या है, COE Z है। क्या है? Z है। तो Z कितना आ गया? 50 डिग्री की इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 50 डिग्री के इक्वल आ गया। तो Z की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 50 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Z की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 50 डिग्री। अब देखो X और Y फिर क्या दिख रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो या तो मैं X निकाल लूं या Y निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो आराम से निकाल सकते हो। क्यों? चाहो तो नीचे देख लो, चाहो तो ऊपर देख लो। अगर मैं ऊपर देखता हूं तो क्या देख रहा हूं? COD स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन से अगर बहुत सारे रेज जा रहे होंगे तो सारा एंगल जो बनाएंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 50 डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस 90 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। वहां से Y निकाल लो, Y निकल गया तो X निकल गया। तुम्हारी ऊपर लिखने की मर्जी नहीं थी भाई, नीचे लिख लो। नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 90 डिग्री प्लस X प्लस 50 180 के इक्वल होगा। X निकाल लो तो Y लिख लो, कुछ भी कर लो। तो क्या लिखोगे अब यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप आप यहां पे ये लिखोगे कि एंगल, क्या एंगल भाई? COE प्लस एंगल, क्या एंगल भाई? BOE प्लस क्या एंगल? BOD प्लस एंगल BOD किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा? सिंस क्या लिखोगे? CD इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या लिखोगे? we know that angles on one side of a straight line is always equal to 180 डिग्री। ये भी लिखना, angles on one side of a straight line is equal to 180 डिग्री। आगे आते हैं, एंगल COE कितना निकला है भाई? तो ये निकला है 50 डिग्री। एंगल BOE कितना निकला है? तो BOE हमने निकाला नहीं है, ये है Y। प्लस एंगल BOD कितना है? 90 डिग्री है। किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। तो यहां से देखो सीधे लिख रहा हूं मैं, Y कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50 140, 140 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस 140। तो 180 में 140 घटा दो, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो Y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40 डिग्री। कितनी आ गई? 40 डिग्री। लिख डालो इसको। Y की वैल्यू क्या आ गई आपको? 40 डिग्री आ गई। क्लियर? ये हो गया। अब देखो Y की वैल्यू तुमको क्या मिल गई है? 40 डिग्री। अब बचा है क्या? X निकालना। तो क्या लिखोगे? एंगल ऑल्सो, यहां क्या लिखोगे? ऑल्सो क्या लिखोगे? एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल AOF। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर वही राम का था, वर्टिकली ऑपोजिट आ रहा, एंगल्स आर इक्वल एंड EOF एंड BOA फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये सारी यहां पे राम कथा लिखोगे ब्रैकेट में, कब? जब एग्जाम में बनाओगे तो। उसके बाद क्या लिखोगे? एंगल BOE निकल के मेरा कितना आया? Y, यानी कि 40 डिग्री आया निकल के। कितना आया ये निकल कर? 40 डिग्री। 40 डिग्री यहां पे लिख डाला तुमने, 40 डिग्री है भाई, ठीक है, 40 डिग्री लिख दिया मैंने। किसके इक्वल है? एंगल AOF की इक्वल है। किसकी इक्वल है? एंगल AOF की इक्वल है। तो AOF था क्या? AOF है मेरा x डिग्री। क्या है? x डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40 डिग्री। क्या आ गई x की वैल्यू? 40 डिग्री। समझ गए? तो सारा एंगल हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई अब? 40 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला भी 40 और ये क्या बना रहे हैं हमारे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 7। क्या था? क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे क्या होता है? खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं। इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया आज मैंने, पुराने लेक्चर में कुछ भी पढ़ाया, किसी भी टॉपिक का कुछ भी पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया हुआ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछो, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और जो भी आज मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।